वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज आप लोगों के साथ में 66वीं बीपीएससी मेंस हिंदी ऑप्शनल का आरटीआई कॉपी साझा करने वाला हूं। यह एग्जामिनेशन 31/7/2021 को हुआ था। अब इसके बाद आपको जो नया एग्जामिनेशन होगा, यानी कि अगला एग्जामिनेशन 67वीं का मेंस होगा। तो ये सबसे लेटेस्ट कॉपी जो है बीपीएससी आरटीआई वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। इस कॉपी का पूरा हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ यह जानेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको आप लोग 67 के मेंस में ध्यान रखेंगे, उन चीज़ों को करके कि आप अच्छा से अच्छा नंबर उठाएंगे। पूरा कॉपी आपको दिखाने से पहले मैं एक बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इस बार 66वीं में बीपीएससी के हिंदी ऑप्शनल में काफ़ी ख़राब मार्किंग हुआ है। एवरेज और बिलो द एवरेज मार्किंग हुआ है। और मतलब कि जो सबसे हाईएस्ट कॉपी मैंने अब तक देखा है वो 175 देखा था, लेकिन उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। एक और मैडम है जिनका 169 है, जिनका बीपीआरओ में हुआ है। आप यदि इससे ज़्यादा किसी का देखे होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस कॉपी में जो नंबर है 154 है। आइए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ये खंड 1 का प्रश्न है और इन्होंने प्रश्न संख्या 2 से इस पूरे क्वेश्चन को उत्तर देना शुरू किया था कि मानक हिंदी की प्रमुख व्याकरणिक लक्षणों की विवेचना कीजिए। ठीक है ना, भाषा सेक्शन से। तो अब यहाँ पे उन्होंने लिखना शुरू किया है कि मानक हिंदी का व्याकरणिक लक्षण। यहाँ पे उन्होंने बताया कि व्याकरण किसी भी भाषा को संगठित, नियमित और तथा मानक रूप प्रदान करता है। चूँकि हिंदी भी एक विकसित एवं वैज्ञानिक भाषा है, अतः इसकी भी अपनी व्याकरणिक विशेषताएं हैं। मानक हिंदी का व्याकरण गुण, ठीक है ना, व्याकरणिक गुण यहाँ पे बताया गया है कि पद संरचना, विकारी तत्व, कारक गुण, उसके बाद व्याकरण रचना, बनावट। अब इसी को यहाँ पे बारी बारी से यहाँ पे सबको जो है डिस्कस किया गया है। पद संरचना के अंतर्गत अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि शब्द पद एक ही हैं, लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग हैं। जब हम शब्दों का व्याकरण नियमबद्ध करते हैं तो वह पद का रूप धारण करता है। जिस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि मुरारी घर जाता है शब्द है, मुरारी जाता घर है से ये सब स्वतंत्र है, और मुरारी कार से घर जाता है पद संरचना है। तो इस तरह से ये है। फिर पद संरचना का आगे यहाँ पे बताया गया है कि विकारी है, अविकारी है। विकारी में भी आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण सबको थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में एग्जाम परिभाषा और फिर उसका एग्जाम्पल दे देना है। और विकारी में आपको क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक, विस्मयादि बोधक, इन सब का भी दे करके आपको एक लाइन में मतलब कि परिभाषा और उसका एग्जाम्पल आपको देख करके आगे बढ़ जाना है ना। फिर संज्ञा को भी आप बांट रहे हैं, मतलब जितना आप बांट सकते हैं संज्ञा को बांटिए। उसके बाद फिर सर्वनाम को आप बांट सकते हैं, सर्वनाम का परिभाषा, फिर सर्वनाम के भेद आप यहाँ पे बता रहे हैं। फिर क्रिया का यहाँ पे देख रहे हैं परिभाषा दे करके, किसी काम को होने या करने के बोध को बोध करने वाला, ठीक है ना, बोध कराने वाला क्रिया कहलाता है। अब इसका फिर 5 भेद है, क्योंकि आपको चूंकि सब कुछ लिखना है, पूरा व्याकरणिक लक्षण, प्रमुख व्याकरणिक लक्षण, तो सबको शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है ना। अब आइए विशेषण की यहाँ पे बतलाया है, विशेषता बतलाने वाला विशेषण के 4 भेद हैं। हमको लगता है कि यहाँ पर भी जो है शॉर्ट शॉर्ट करके सब कुछ को लिखा गया है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और यहाँ पे सर्वनामिक। और विकारी में आपको आइए जो लिंग वचन काल आदि के अनुसार बदल जाता है। क्रिया विशेषण जैसे संबंध बोधक, इस तरह से योजक, विस्मयादि बोधक। अब ख खंडा जो है विकारी तत्व, ठीक है ना। विकारी तत्व वो होते हैं जिनके आधार पर संज्ञा, सर्वनाम आदि का रूप बदलता रहता है, ठीक है ना। जैसे कि पुरुष हो गया, वचन हो गया, योज्य हो गया, वाच्य हो गया, है ना। ये सब आपको यहाँ पे लिखा गया है। लिंग हो गया, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुरुष में मैं, तुम, आप, ये सब। तो इसके आधार पर भी फिर इसका वाच्य 3 होते हैं। कारक गुण संस्कृत की तरह हिंदी में भी 8 कारक होते हैं। तो यहाँ पे कर्ताने कर्म को कर्म से, करण से संप्रदान प्रदान, ये सब यहाँ पे संबोधन, ये अरे ये सब यहाँ पे क्लियर किया गया है। आगे देखिए, फिर ये वाक्य संरचना, चूंकि वैकरणिक लक्षण है तो सब कुछ यहाँ पे समझाया गया। वैकरणिक संरचना 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। यहाँ पे इनका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। बनावट है, संस्कृत की तरह होती है ना। जैसे कि राम आम्र खादती, कर्ता कर्म क्रिया, और राम आम खाता है, कर्ता कर्म। और रोमन में आपको राम इट्स ए मैंगो, कर्ता क्रिया कर्म, ठीक है ना। समग्रता, अब यहाँ पर निष्कर्ष, समग्रता हिंदी का अपना विकसित और मानक व्याकरण है, इसीलिए भारत की बहुसंख्यक भाषा होने के साथ साथ अपनी अलग पहचान बनाई है। इसमें यहाँ पे 28 दिया गया है। एवरेज मार्किंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मार्किंग नहीं है, खराब मार्किंग नहीं, बस एवरेज मार्किंग इसको बोल सकते हैं। उम्मीद यहाँ पे होनी चाहिए थी कि इसमें 30, 32 या इस तरह से कुछ नंबर मिले, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट नंबर है, ठीक है ना। आइए अब आइए इसी के खंड ख में मैं बता रहा हूँ कि 64वीं में अच्छा नंबर आया था सबको। 64वीं में एक व्यक्ति को 187 नंबर हिंदी में आया था, ठीक है ना। और इस बार उनको 162 नंबर आया है, ठीक है ना।
पिछला बार वो सेलेक्ट भी हो गए थे। तो इसी तरह से बहुत सारे लोगों को, एक इस बार बीएपीआर में उनका 163 है, एक मैडम है उनका 169 है, मैंने तो बताया कि 175 मेरे नज़र में अभी तक है इस बार हिंदी में, 66वीं में, ठीक है ना। और इसमें आपको 154 मैंने दिखलाया। तो इससे ज़्यादा अभी तक मेरे नज़र में नहीं, आप कमेंट कीजिएगा। कहने का मेरा ये मतलब है कि 64, 65, 66 में लगातार क्रमबद्ध तरीक़ा से हिंदी का जो मार्किंग स्केल है वो ख़राब रहा है, कम मार्किंग हुआ है, अपेक्षाकृत कम नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो उम्मीद ये कीजिए कि 67 में थोड़ा सा बूस्ट हो, ठीक है ना। आइए, मध्यकालीन साहित्य भाषा के रूप में अवधी भाषा के विकास पर विचार करते हुए अवधी भाषा में रचित भक्ति का अनुशीलन करना है, ठीक है ना। ये भी खंड क का है प्रश्न है। आइए, तो इसको यहाँ पर लिखा गया है, मध्यकाल में साहित्य भाषा के रूप में अवधी अवधि दिया गया है। तो मे भी इस बार ब्रज भाषा इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोग पूछते रहते हैं ना कौन सा भाषा इंपॉर्टेंट, तो ब्रज भाषा इस बार इंपॉर्टेंट बन सकता है आपको। तो आइए, मध्यकाल में साहित्य भाषा के रूप में अवधि है। अवधि, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट होता है कि यह अवध क्षेत्र की भाषा है, ठीक है ना। और मैं बताऊँगा कि यहाँ पे मैंने इस पूरे कॉपी में देखा है कि कहीं कहीं व्याकरणिक या भाषाई त्रुटि है। वैसे भी आपको तो GS1 और GS2 में भी भाषाई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, व्याकरणिक त्रुटि नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप खासकर जब हिंदी लिखते हैं और वहाँ पर व्याकरणिक त्रुटि रखते हैं तो यहाँ पे नंबर कम हो जाता है। तो एक यो भी रीज़न है कि यहाँ पर इस कॉपी में 154 ही नंबर है। थोड़ा सा बेहतर होता तो शायद 160, 65, 70 तक यहाँ पर भी जा सकता था, ठीक है ना। आइए, तो यहाँ पे बताया गया है कि अवधि जो है वो खास करके अवध क्षेत्र की, जिसमें कि फैजाबाद, लखनऊ के आसपास का ये भूली है। मध्यकाल में अवधि विकास मुख्य दो भागों में बांटा जा सकता है। अवधि का विकास यहाँ पर सूफी काव्य धारा के रूप में और राम काव्य धारा के रूप में। फिर सूफी काव्य धारा के रूप में दो भागों में मुल्ला दाऊद जैसी हो गया, और राम काव्य में आपको केशव दास, हृदय दास, सेवक राम हो गया, और यहाँ पे राम काव्य में भी आपको तुलसीदास हो गया, ठीक है ना। और सूफी काव्य में मुल्ला दाऊद और जैसी, और इधर आपको राम काव्य में ये हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे डील किया गया है सूफी काव्य के रूप में अवधि, है कि नहीं। यहाँ बताया गया है कि भारतीय लोक काव्य के प्राचीन प्रेम ग्रंथ जैसे कि उषा, अनिरुद्ध, मालती माधव आदि का प्रचलन पहले से ही था। 14वीं शताब्दी में सूफी प्रेम मार्गी कवियों ने अपनी रहस्यवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति हेतु इन्हीं प्रेम ग्रंथों का आधार बना करके अनेक प्रेम मार्ग की रचना की, जिसके अवधि को सभी लोक भाषाओं में अलग पहचान दिला दिया। फिर मुल्ला दाऊद की यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं। मुल्ला दाऊद की प्रथम ठेठ अंदाज में प्रख्यात रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन है। फिर यहाँ पे इसको डिस्कस किया गया है चंदायन में, ठीक है ना। और सारे डिस्कस करने के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है। हंस गवन ठुमकत आवे, चमक चमक धनी पाँव ऊँचावे, झनक झनक पौं धरती धारा, चमक चमक तनी सुमति भाषा, या क्या है पता नहीं, भारा, सुमति भारा, ठीक है ना। इसके बाद अन्य सूफी कवियों के आगमन होता है, जिनमें सबसे प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैन, उन्होंने पद्मावत, अखरावट, ठीक है ना, अखरावट। और यहाँ पे देखिए एक दो बार रिमार्क किया गया, पता नहीं क्यों किया गया है यहाँ पे, है ना, दो बार रिमार्क किया गया है। आखिरी कलाम जैसे 14 ठेठ अवधि ग्रंथों की रचनाएं की, ठीक है ना। जैसी ने अपने काव्यों में तत्सम शब्दों का न्यूनतम प्रयोग किया, उन्होंने प्राकृतिक, अवभ्रंश, पूर्वी पश्चिमी बोलियों का मिश्रित प्रयोग किया। अब यहाँ पे है जैसी को अन्य सूफी कवियों ने फारसी एवं तद्भव शब्दों को देवनागरी अथवा अवधिकरण करके हेतु शब्द के अंत में औ शब्द जोड़ा। उन्होंने अवधि के प्रचलित लोक उक्तियों और मुहावरों का भी उपयोग किया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, सीधी उंगली से मतलब ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो उसका एक अवधिकरण का था लोक कलता में, सूधी उंगली ना निकसे घी, तो उस सब का प्रयोग किया। बिम योजना के अभी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। जैसे नागमती वियोग पद्मावत का अंश है, जेठ जरे जर बहेलुआर उठे बमटर ठीक है अब लुआर, यहाँ पर भी किया गया मार्क। मतलब ये सब चीज़ें जो है, ये इसका ये मतलब है कि ये ठीक से या तो प्रोनाउंसिएशन गलत है, यहाँ पे लिखावट गलत है, या फिर यहाँ पे कुछ और होने वाला था, तो इसीलिए यहाँ पे मार्क बार बार किया गया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर है। उसी तरह यह तंजारे छार के कहे कि पवन उड़ाई, देखिए इसमें कहीं पर भी कोई मार्क नहीं किया गया है, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अवधि की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इसकी बेमेल मिठास को कायम रखने हेतु उस्मानी, नबी, कासिम आदि सूफी कवियों ने भी अवधि में कई रचनाएं की। अब राम काव्य धारा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसके रूप में आपको 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में रामानंद के द्वारा रामभक्त संप्रदाय की शुरुआत की गई। इस घटना ने अवधि में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके जो है प्रभाव में उत्तर भारत में राम भक्ति की सरिता बह गई, जिसमें तुलसीदास, केशवदास जैसे कई राम भक्त कवि हुए, ठीक है ना। अब इनमें अवधि भाषा के में रचित जो है भक्ति काव्य का अनुशीलन, अब जो सेकंड पार्ट है उसमें अवधि भाषा मुक्त राम का भक्ति काव्य की रचना की गई। प्रमुख थी इन्हीं रचनाओं में एक थी रामचरित्र मानस, इसका यहाँ पे बताया गया है। और इन अवधि भक्ति कवियों की विशेषताएं है, तुलसीदास, केशवदास, हृदयदास, सेवक राम आदि राम भक्त कवियों ने अपने काव्य रचना में जो है विभिन्न तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। उसके बाद है
तुलसी ने के काव्यों में प्रयुक्त तत्सम शब्द अधिक हैं। कारण था तुलसी का सांस्कृतिक रीति का अध्ययन, ठीक है ना। संस्कृति एक्चुअली संस्कृत का इनका ज़्यादा था, यहाँ पर भी ये मार्क किया गया है। और अवधिकरण, हालांकि उन्होंने इसका अवधिकरण कर अवधि की मिठास को, ठीक है ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा अवधिकरण हो सकता है कि भाषाई त्रुटि हो यहाँ पर। उसके बाद आइए, लोचन जल रहे लोचन काना जैसे कृपन कर सोना, इस तरह से इन्होंने दिया है ना। शिथिल अंग पग मग डग डोलही विह्वल वचन प्रेम ही बोली, इस तरह से बिंब किया है, यहाँ पर प्रत्युक्त किया है, ठीक है ना। इस पर से आइए, अब है यहाँ पे है कि समग्रतः मध्यकाल में अवधि विकास सूफी एवं राम काव्य के रूप में हुआ। अवधि में रचित भक्ति काव्य का मकसद लोक मंगलवाद का स्थापन करना था। चूंकि अवधि उस दौर की जनभाषा थी, अतः इन काव्यों को जनता के बीच में आसान पहुंच का मार्ग मिला। तुलसीदास के बाद काव्य का भाषा ब्रज हो गई। अब यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे 23 नंबर था, फिर 23 को काट करके 25 बढ़ाया गया। यहाँ पे सिग्नेचर भी है। होता है कि आपको 2 या 3 स्तर पर इसका चेकिंग होता है। जो हेड एग्जामिनर होता है वो एक बार फिर से या तो किसी को काट करके कम करते हैं या फिर किसी को ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पे दोनों बढ़ाया गया, तो 25 नंबर इसमें मिला है। अब आइए, इसी का जो एक और खंड है भाषा का, यानी कि खंड 1 का ही, स्वतंत्रता के बाद भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास और विविध पक्षों का विश्लेषण करना है यहाँ पे। तो आइए, यहाँ पे देखिए, राजभाषा किसी भी देश की आधिकारिक भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज, संसद, विधानमंडल, न्यायालय में होता है, इसको राजभाषा कहा जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है, अनुच्छेद 341 एवं इसकी लिपि देवनागरी है। स्वतंत्रता के बाद भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण यहाँ पे है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी ने पूरे आंदोलन को एक सूत्र में बांधा और सभी प्रमुख नेताओं को देश की आज़ादी के बाद हिंदी को राष्ट्र की राजभाषा बनाने हेतु प्रतिबद्धता भी जाहिर की, लेकिन उसका उल्टा हुआ। स्वतंत्रता पश्चात भाषाई आधार पर देश में आपसी विवाद छिड़ गया, जिसका सीधा असर हिंदी पर भी पड़ा। इसके अलावा राजनेता, है ना, राजनयिता, देखिए राजनयिता यहाँ पे तरफड़ी में लिखा गया, इसीलिए इसको अंडर मार्क किया गया है। तो देख रहे हैं जहाँ जहाँ भाषाएं टूटी है ना, इसीलिए इसको थोड़ा सा कम नंबर, इतना प्रेजेंटेशन अच्छा होने के बाद भी, नहीं तो 160 तो होना चाहिए था इस कंडीशन में। नौकरशाह कुछ बुद्धिजीवी हिंदी को दोयम दर्जा से देखने लगे एवं इसके स्थान पर अंग्रेजी को ही प्रोत्साहित किया। इस कारण आज तक हिंदी जो है पूर्ण रूप से राजभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त किया है। हम इसे 2 स्तर पर समझ सकते हैं। पहला है आपको संवैधानिक प्रावधान और पिछड़ेपन का कारण, ठीक है ना। तो संवैधानिक प्रावधान जो है पहले वो आपको लिख देना है कि किस किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया। 343 के 1 में, 120 के 1 में संसद की कार्रवाई हिंदी में है ना, इस तरह से। और है 210 का है, उसके बाद 248 का है। 210 है, बोलता है राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही हिंदी, और न्यायालय 248 बताता है विधानमंडल प्रस्तुतिकरण, ये सब, ठीक है ना। 351 संघ की जिम्मेदारी हिंदी के प्रसार का। एक बात यहाँ समझने वाली है कि उक्त अनुच्छेदों में एक बात यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 15 वर्ष बाद यानी 1965 के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। पिछड़े वर्ग का कारण देखिए, हिंदी भाषी का विरोध, है ना। सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 पुनः संशोधित 1967 लाकर यह प्रावधान कर दिया कि जब तक हिंदी भाषी राज्य नहीं संकल्प कर लेते हैं तब तक अंग्रेजी का उपयोग होता रहेगा। इस तरह से और भी चीज़ें हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है, उसके बाद है इस तरह प्रयास। राजभाषा अधिनियम 1976 में द्वारा भाषा विभाग, गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय को हिंदी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी की गई है। भाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद संस्थान की स्थापना की गई है। विधि मंत्रालय अपना के अंतर्गत सारे कानूनों एवं बुद्धि पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन किया गया है। इसके अलावा हिंदी फिल्मी गानों आदि का प्रचार प्रसार हुआ है। सोशल मीडिया साइट्स, विज्ञापन आदि के द्वारा हिंदी को प्रोत्साहित किया है। बहुसंख्यक जनसंख्या द्वारा जो बोले जाने की स्थिति, भारत की जनसंख्या की प्रथम एवं 30% जनसंख्या की द्वितीय भाषा हिंदी है। और राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी हिंदी को प्रोत्साहन। उसके बाद तमिलनाडु आदि को छोड़कर अन्य राज्य की 10वीं तक हिंदी की पढ़ाई। त्रिभाषा सूत्र की व्यवस्था अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है 1950 से 5 वर्ष तक राजभाषा आयोग का गठन। और यहाँ पे फिर समग्रता सरकारी लापरवाही एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण आज तक हिंदी भारत की राजभाषा नहीं बन पाई है। साथ ही जनता को भी समझना चाहिए कि उनका सम्मान अपने देश की भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में है, विदेशी भाषा में नहीं। अतः सबको इस पर सार्थक प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे मैं बोलूँगा 28 नंबर दिया है, वही एवरेज और थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा, बट इसमें 30 हो सकता था, ठीक है ना। तो वही है कि इस बार एक उनका माइंड सेट था कि इतना से ज़्यादा नंबर ज़्यादा नहीं देंगे। किसी की कॉपी में दिए होंगे तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन सबका वही देख रहे हैं 154, 55, 60, 65, 66, इतना में, मतलब 10 नंबर के फासला में मैक्सिमम लोग आकर के यहाँ पे टिक गए हैं, ठीक है ना। तो ये आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल एक एवरेज पैटर्न है, फिर भी ठीक है, अच्छा लिखा गया है। और यहाँ पे 28 नंबर मिला है, जितना लिखा गया उसके अकॉर्डिंग 28 नंबर मिला है। ये ज़्यादा भी मिल सकता था। ये अब खंड ख में आ जाते हैं। खंड ख हमेशा से ही एक
आपको देखने में लगेगा कि बहुत आसान है खंड खो समझ में, लेकिन खंड खो में जो है वर्सेटिलिटी ज़्यादा होने के कारण जो है यहाँ पे नंबर थोड़े से कम आते हैं, ठीक है ना। अभी आपको मैंने दिखाया कि खंड 1 में आपको 28, 28, 25 आया है, ठीक है ना, ठीक ठाक मार्क बोल सकते हैं एवरेज तीनों के। लेकिन अब खंड खो में आते हैं, कबीर की प्रासंगिकता की युक्त मीमांसा करना है, ठीक है ना। तो आइए खंड खो में अब कबीर पर लिखना है। कबीर का मध्य भारत के संक्रमण काल में एक प्रमुख भक्ति कवि हैं, जिन्होंने अपने अनुभव जन्य रचनाओं से समाज की एक नई दिशा एवं दशा प्रदान किया है। चूंकि तो कबीर एक भक्त थे, लेकिन उनकी रचनाएं अक्सर यह एहसास दिलवाती है कि वो सामाजिक कुरीतियों को बदलने की चेष्टा रखते हैं, ठीक है ना। अब कबीर की प्रासंगिकता के बारे में बता रहा है कि इनकी प्रासंगिकता किस किस पर है। तो बाह्य आडंबर एवं दुनिया, है ना, राजनीतिक कुरीतियों पर चोट, भक्ति को मोक्ष का साधन मानते हैं ये, निर्गुण भक्ति, और है माया को करारा प्रहार और धार्मिक आडंबर पर प्रहार करते हैं। अब इस सब का यहाँ पे बारी बारी से यहाँ पे विवेचना किया गया है। ब्रह्म, आत्मा एवं दुनिया। कबीर मुख्य उपनिषदों में वर्णित एक ब्रह्म तथा, यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर क्या गया है, पता नहीं क्यों क्या गया है, ब्रह्म तथा शंकराचार्य के अद्वैतवाद से काफ़ी प्रभावित हैं। उनका मानना था कि ब्रह्म अथवा आत्मा इसके जीव में समाहित है, बस उसे समझने की देर है, ठीक है ना। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया था, ठीक है। चलिए आइए अब इसी में है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर एक समान, फूट फूटे या फटे होगा, फूटे कुंभ, जल जल ही भाई, यही तत्व समझाए ज्ञान। इस तरह से है, इनका एग्जाम्पल भी दिया है। लालन देखन मई गई, इस तरह से एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है ना। यदि आपको पूरा जैसे कि एग्जाम्पल नहीं पूरा पता था तो 2 लाइन लिख करके यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा दे दिया गया ताकि काम चल जाए, ठीक है ना। इन पंक्तियों में एकेश्वर ब्रह्म की पहचान होती है। फिर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार है यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। जो तू तुरक तुर्किन जाना, या फिर जो तू बावन बावन जाना, ठीक है ना। उसके बाद भक्ति मोक्ष का साधन ये मानते हैं, यहाँ पे आएगी उसको एग्जाम्पल करना है। और यह जग है कि कागज की पुड़िया, है ना। और निर्गुण भक्ति करते हैं। कबीर निर्गुण ईश्वर में भक्ति विश्वास करते हैं। निर्गुण राम जपूरे भाई, इसी तरह से माया पर करारा प्रहार करते हैं, ठीक है ना। कबीर माया को ईश्वर की सबसे बड़ी शक्तिशाली वस्तु मानते हैं, वहीं दूसरी ओर माया को भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा बाधा भी मानते हैं, ठीक है ना। कबीर के नज़र में स्त्री प्रेम भी माया का ही एक रूप है। यहाँ पे बता रहे हैं कि माया महाठगनी है हम जानी, त्रिगुण बंध लिए हैं कर डोली, त्रिगुण बंध लिए कर डोली, बोले मधु रुवानी, ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने माया पर प्रहार किया है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर है कि कबीर माया पापनी फंद लिए बैठी हाटी, सब जग तो फंदे फंसे गया कबीरा काटे। इस तरह से यह धार्मिक आडंबर पर प्रभाव है। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताते चढ़ी, है ना, मुल्ला बांग दे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ये पूरा लिखने में भी इनको त्रुटि है, फिर भी यहाँ पे इनको दिया गया है। इसी प्रकार पहान पूजे हरि मिलो तो मैं पूजू पहाड़, अन्य है गुरु महिमा, गुरु गोविंद दो करे। जितना भी कबीर का आपको है वो सब आपको लिख दीजिए। सहानुभूति पर है कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज़ के लेखी, अकाट्य भक्ति कबीर, कुत्ता राम का, मुतिया मेरो नाम। इस तरह से है। उपदेशात्मक, बड़ा भया तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और निंदक नियर राखी। इस तरह से समीक्षा, अब समीक्षा इनको करना है। कबीर जितने अपने काल में प्रासंगिक थे, उससे ज़्यादा वर्तमान समय में है। आज जाति धर्म के नाम पर समाज में तनाव सांप्रदायिकता का विश्व खुला है। लोग बाह्य आडंबर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, विलासिता एवं दिखावा पर ज़्यादा प्रचलन है आदि। समग्रता कबीर की प्रासंगिकता हर युग में बनी रही है। उनकी भाषा तथा काव्य स्व अनुभूति जन्य थी। द्विवेदी जी के अनुसार कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। उनके तर्कों का जवाब किसी के पास नहीं होता था। भारतीय समाज को नई दिशा दिखाने में कबीर का अमूल्य योगदान है। तो यहाँ पे इनको 26 नंबर दिया गया है एवरेज, ठीक है। मैं देखिए आप बोलिएगा कि 25 ही एवरेज है, फिर आप 26 को भी एवरेज बोलते हैं, 28 को भी एवरेज बोलते हैं कि 25 से 26 एवरेज और बिलो सॉरी थोड़ा सा अपर एवरेज है। लेकिन जब 30 आप पार करते हैं तभी जा करके थोड़ा सा आप बेहतर मार्क बोल सकते हैं ऑप्शनल में, ठीक है ना। तो बाकी 25 से 30 को आप एवरेज के कैटेगरी में ही रख सकते हैं, और 25 से नीचे आता है तो बिलो एवरेज। अब आइए, तो ठीक ठाक इन्होंने लिखा है ना। कहीं कहीं पर पूरे जो मतलब कि कविता थी या कविता के अंश थे वो थोड़े से याद नहीं थे, और थोड़ी सी भाषाई त्रुटि कहीं कहीं पर है। लेकिन प्रेजेंटेशन ठीक है, फिर भी नंबर थोड़े से आने चाहिए थे, लेकिन इस बार सबका नंबर कम है। आगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स था। कहने का ये मतलब है कि सूर की राधा हिंदी साहित्य की अनुपम सृष्टि है, स्पष्ट कीजिए। ये यूपीएससी का प्रश्न था, ठीक है ना। अब इसको बीपीएससी में आपको हमेशा पूछा जाता है सूर की गोपियाँ, सूर की राधा नहीं होती है। तो अब चूंकि ये प्रश्न
थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स था, तो सूर की गोपी को ही राधा बना करके किसी तरह से लिखने का यहाँ पे प्रयास हुआ है। आप देखिए यहाँ पे आप कैसे लिखा गया है, यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं कि सूर की राधा हिंदी साहित्य की अनुपम सृष्टि है, स्पष्ट कीजिए। अब आइए यहाँ पे कि सूरदास भक्ति एवं श्रृंगार रस के अप्रितम कवि हैं। इनकी सृष्टि एक और माता के हृदय को सर्वत्र झांक लेती है, वहीं दूसरी ओर बाल मन एवं एक प्रेमी हृदय भी इनके दृष्टि से अछूता नहीं है। इसी कड़ी में इनकी रचना भ्रमर गीत कृष्ण भक्ति को एक नए आयाम पर ले जाती है और सूर की गोपियाँ तथा नायिका राधा अपने गुणों से हिंदी साहित्य को एक नई गति प्रदान करती है। वास्तव में इसकी नायिका गोपी ही है, ठीक है ना, लेकिन प्रश्न ऐसा पूछा गया था घुमा कर, तो चलिए राधा ऐड करना है। यहाँ पर भी वही बात है कि तुक्का या फिर जो बोल सकते हैं थोड़ा घुमावदार। अब सूर की राधा की विशेषता, एक्चुअली ये सूर की गोपी की विशेषता थी, ठीक है ना, लेकिन प्रश्न कुछ अलग था तो सूर की राधा में ही इसको सेट किया गया है ना। तो निस्वार्थ प्रेम, प्रतिमूर्ति, विशाल हृदयता, भावुकता, नारी संबल का प्रतीक, अन्य गुण है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे वाग्विदता है। सूरदास अपने कृष्ण भक्ति कृति में राधा के प्रेम दर्द, देखिए कल वाले क्वेश्चन में ही बताया था, जब आपको एग्जैक्ट नहीं पता हो तो आप जिस भी टॉपिक का आंसर दे रहे हैं तो उस टॉपिक का 2-4 बार 5 बार जरूर जिक्र करते हैं आपको, ठीक है ना। आप कुछ भी लिख रहे हैं लेकिन उसका जिक्र कर दीजिएगा, तो वहाँ एवरेज नंबर तक आपको मिलने के चांस रहेंगे, या बिलो एवरेज, बिलो या एवरेज तक, ठीक है ना। तो ये अच्छा रहता है। तो यहीं पर बताया गया है सूर की गोपी था उसको राधा बना करके यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए फिर वो क्षण भी आता है जब सोच कर मथुरा चले जाते हैं। यहाँ पे मधुबन तुम कत रहत रहे हरे रहत हरे और कृष्ण गात भई है तुम बिन बहुत दुखारी गाय, ठीक है ना। यहाँ एक विरह वेदना की चर्चा है, जो कि गोपियाँ जो वे गोपियाँ हैं लेकिन इनसे राधा के मनोभाव को सूर ने स्पष्ट किया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ एक विरह वेदना की चर्चा है जो गोपियों की है, जो गोपियों की है, या मतलब विरह वेदना की चर्चा है जो गोपियों की है, लेकिन इससे राधा के मनोभाव को भी सूर ने स्पष्ट किया है। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली आपको राधा की बात नहीं आ रही थी, तो गोपी को जोड़ करके फिर राधा से जोड़ा गया, कैसे कलेक्ट किया गया है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी जो प्रश्न का आंसर एग्जैक्टली पता नहीं होने के बावजूद भी घुमा घुमा कर लिखने का प्रयास किया गया है। पिया बिन शापनकारी राति कभू दामनी हो तो जुनैया दसी उल्टी हो जात। जिस तरह बरसातकारी रातों में बिजली चमकती है और उससे लगता है जैसे काली नागिन डस कर उल्टा हो गई है, यह विरह वेदना कृष्ण वियोग में राधा एवं समस्त गोपियों का है। मतलब किस तरह से, देखिए आपके पास ये शैली होनी चाहिए, यदि आप एग्जैक्ट आंसर नहीं जानते तो किस तरह से आप मेल करें हर एक प्रश्नों को, ये याद रखिएगा, चाहे वो जीएस हो या फिर आपका ऑप्शनल हो। अंततः कृष्ण और राधा एक नहीं हो पाते हैं। कृष्ण की शादी रुक्मणी से होती है, फिर भी नाम राधा का आता है। इसका कारण है कि राधा का प्रेम शारीरिक न होकर आत्मिक है, यह राधा की सबसे बड़ी विशेषता है। सूर की राधा जो है सम्मानीय नारी है, वो आत्मविश्वास एवं माननीय, अब उसका प्रेम जो है सती नहीं है, अपितु अर्थ गंभीर के जो है लताओं से लदा है। राधा में भावनात्मक जन्य कल्पनाशीलता है, नारी सम्मान एवं गरिमा की अभिव्यक्ति है। ये सब के सब देखिए गोपी का था, लेकिन इसको राधा के साथ सेट करके लिखा गया है और अंततः यहाँ पे निष्कर्ष पर पहुँच करके लिखा गया है। यहाँ पे समग्रता सूर की राधा विभिन्न मानदंडों का पालन करते हुए अपनी एक अलग पहचान स्थापित करती है। सूर ने राधा के माध्यम से संयोग वियोग, श्रृंगार रस, भावुकता, सहृदयता और वाग्विदता का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। तो सूर की राधा हिंदी साहित्य की अनुपम सृष्टि है। इसकी प्रशंसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी की है ना। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं आने के बाद भी यहाँ पे इन्होंने अपने पूर्व ज्ञान जो गोपी से था और उसको राधा के साथ कनेक्ट किया, फिर भी 24 मतलब बिलो एवरेज, 25 एवरेज, बिलो एवरेज, ठीक है 24। तो आप बोल सकते हैं कि प्रश्न का उत्तर एग्जैक्टली नहीं जानते हुए भी लिखने का प्रयास किया है, 24 आया है। अब आगे देख लेते हैं। गोदान में प्रेमचंद्र के समग्र जीवन अनुभव अपनी विषादता के साथ अभिव्यंजित हुआ है, साधारण व्याख्या कीजिए। ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन था, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। तो आइए, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की एक महान उपन्यास है। यह उपन्यास कृषक जीवन की समस्या को दर्शाते हैं और समकालीन मुद्दों को भी उठाता है। गोदान के माध्यम से प्रेमचंद्र अपने जीवन अनुभव को यथार्थवादी स्वरूप में पाठक के सामने रखते हैं। गोदान की विशेषता, प्रेमचंद्र की जीवन अनुभव के संदर्भ में कृषक जीवन का व्यथा है, उसके बाद डूबता संबंधवाद है, उभरता पूंजीवाद है, लोकतंत्र का में धन बल होगा तो बन हो गए, यहाँ पर लिख दिया है जल्दी में। पूंजीवादी सभ्यता, पैसा आधारित भ्रष्ट पत्रकारिता, श्रमिक उत्थान और नारी चेतना। अब इन सब को एक एक करके डील किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, प्रेमचंद ने कृषक व्यथा की स्पष्टता किया है। अब ये होड़ी का संदर्भ है। होड़ी
कि हालात दिन ब दिन खराब हो जाती है। उसने जीवन में कभी हार नहीं मानी है, लेकिन अब उसे धोखा सहे नहीं जाता है, झूठी आस की हरियाली भी नहीं दिखती है। इसी प्रकार होरी उपन्यास की शुरुआत में गाय की इच्छा लेकर धनिया से कहता है कि इस साल गाय जरूर घर लाऊंगा, और इसी लालसा में वो अंतिम सांस लेता है। एक अन्य प्रसंग में बता रहा है यहाँ पे, होरी पंचायत का झूठा मुकदमा सहता है, अपना अन्य देकर वो हरिन एवं जुर्माना चुकाता है, पर विरोध नहीं करता। इस प्रकार उन्होंने टूटा संबंधवाद या फिर उभरता पूंजीवाद, इस सब को इन्होंने एक एक करके व्याख्या यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। लोकतंत्र जो है मिर्जा खुर्शीद, यह जो डेमोक्रेसी है वास्तव में बड़े व्यापारियों एवं जमींदारों का तंत्र है, इसके पास पैसा है वही चुनाव जीतता है। इस प्रकार जो है भ्रष्ट पत्रकारिता का यहाँ पे जिक्र किया गया है। नारी चेतना के बारे में बताया गया है कि मालती एवं सरोज के माध्यम से नारीवाद आंदोलन का दर्शन एवं प्रतिबिंब होता है। श्रमिक उत्थान, मिल मजदूर हड़ताल के माध्यम से। अन्य है आपको जातिवाद, दादाजीन, नीच जात लतियाए, अच्छा, दहेज प्रथा एवं बेमेल विवाह, रूपा सोना, और जो है आपको नेरूरा क्या है यहाँ पे। आइए अगला क्या है आपको, जाति संघर्ष की चेतना, सिलिया आदि, पिता पुत्र संघर्ष एवं पीढ़ी संघर्ष, होरी गोबर इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे समग्रता, प्रेमचंद्र ने गोदान के माध्यम से अपने जीवन अनुभव तथा विषादता यथार्थ अभिव्यंजना इस उपन्यास में क्या है, जो उस समय के समस्त वर्ग, मुख्यतः कृषक, सामंतवादी, पूंजीवादी, मजदूर आदि के माध्यम से दर्शाया गया है। सबके मूल में गरीबी एवं वंचितों का शोषण है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट, ये थोड़ा डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन था, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मिला जुला कर लिखने की कोशिश की गई है, और यहाँ पे 23 बिलो एवरेज मार्किंग किया गया है। कुल मिला के इस पूरे पेपर में इनको 154 नंबर मिला है, जो बोल सकते हैं कि एवरेज मार्किंग है। और हाईएस्ट 175 की चर्चा मैंने कर ही दी है, आप लोग इससे ज़्यादा जानते होंगे तो बताइएगा। अब बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको 67 में अपने आंसर राइटिंग में करना है। तो सबसे पहले आप डिटेलिंग में जाइएगा, डिटेलिंग में पढ़िएगा किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वेश्चन के हर एक एक्सपेक्ट को पढ़िएगा, ताकि अब हिंदी में भी ऐसा ट्रेंड आ गया है, खासकर सेक्शन 2 में, जहाँ पर क्वेश्चन को डाइवर्सिफाई करके दिया जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे अप्लाइड सेक्शन या कुछ इस तरह का चीज़ें हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जब तक डीप नॉलेज नहीं होगा तब तक आप उसको लिख नहीं पाइएगा। आप जहाँ पर भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं अच्छे से कीजिए, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भाषाई त्रुटि है, व्याकरणिक गलती या फिर ये नहीं होना चाहिए, इस पर आप अच्छे से पकड़ बनाएं, ठीक है ना। पहली बात तो ये है। दूसरा, कंटेंट आपके पास हो और लिखने का अच्छा से अच्छा प्रयास कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि यदि आपके पास 3 घंटा है तो आप इतने अच्छे से लिख लें कि 3 पैसा मतलब 2 घंटा 30 मिनट या 45 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट तक या 50 मिनट तक आप लिख लें, कम से कम 10 मिनट आपके पास हाथ में हो। यदि ये 10 मिनट हाथ में होंगे तो आपके अंत में अक्षर भी अच्छे से बैठेंगे, ठीक है ना। और सजावट या फिर आपको कुछ प्रश्न के अनुसार चेंज करना हो तो आप चेंज करने की स्थिति में होंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है। और कंटेंट सबसे बड़ी बात है, पेज भरने से कोई मतलब नहीं, आपके पास कंटेंट है, भले ही आप 36 का 36 पेज ना लिखें, 30 पेज में लिखें, 32 पेज में लिखें, फिर भी आपके पास कंटेंट और प्रेजेंटेशन बेहतर है। कुछ प्रश्नों में, खासकर भाषा खंड के प्रश्नों में, इस कॉपी में भी प्रेजेंटेशन अच्छा था। 2 प्रश्नों में तो देखा गया कि प्रेजेंटेशन खूब बढ़िया था। एक सेक्शन और कबीर वाले में प्रेजेंटेशन अच्छा था, लेकिन कुछ कुछ तथ्य वहाँ पर कमी था। बाकी यदि यही सब चीज़ सिलसिला सारे प्रश्नों में आपका रहेगा तो आपको निश्चित रूप से 190 प्लस आएंगे मार्क्स, 200 तक जा सकते हैं मार्क्स। और वैसे भी उम्मीद है कि इस बार 67 में यदि आप थोड़ा सा अच्छा लिखिएगा तो इस बार नंबर थोड़ा सा बेहतर मिलने का उम्मीद है, कंपेरिजन टू 66 में, ठीक है ना। 64 में ठीक ठाक नंबर मिला था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कमता चला गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।